दोस्तों, आज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इस बीच हमास और ईरान ने अमेरिकी चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्होंने, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। लेबनान में इस्राइल के हमले के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लेबनान के नागरिकों की मदद करने की अपील की है, जबकि इस्राइल के तेल अवीव पर रॉकेट हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक इस्राइल पर रॉकेट बरसाए, जिससे पूरे शहर में सायरन की आवाज गूंजने लगी। हिजबुल्लाह ने इस्राइल को कड़ा संदेश दिया है और एयरपोर्ट पर भी हमला किया है। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद इस्राइली विपक्ष और अमेरिका प्रशासन ने इसकी कड़ी आलोचना की है। वहीं सऊदी मीडिया में ट्रंप की जीत के बाद यमन को लेकर फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। क्या है ये फेक न्यूज, आपको आगे बताऊंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरों को लेकर हाजिर हूँ, देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले आपको अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद हमास और ईरान ने जो प्रतिक्रिया दी है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। जो रिएक्शन उनके सामने आए हैं वो आपको बता देती हूँ। हमास ने कहा कि हमारी पोजीशन नए अमेरिकी प्रशासन पर इस बात पर डिपेंड होगी कि वो हमारे फिलिस्तीनी आवाम और उनके जायज जो मामले हैं उनके साथ किस तरह का सलूक करता है। हम किसी भी ऐसे रास्ते को कबूल नहीं करेंगे जो फिलिस्तीनी आवाम की आजादी और उनके खुद मुख्तारी के हक को कमजोर करे। वहीं हमास के अधिकारी सामी अबू जोरी ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी की हार गजा के हवाले से उनके नेतृत्व के जुर्माना रुख का नतीजा है। ट्रंप की जीत अब इसे साबित करने का मौका देती है कि वो कितने घंटों में जंग को रोक सकते हैं। ईरान के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी चुनावों का परिणाम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। दोनों देशों की सामान्य नीतियां स्थिर हैं और इन बदलावों से लोगों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों दूसरी खबर पर आते हैं। ईरानी दूत ने लेबनान के प्रति ईरान के समर्थन को दोहराया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस्राइल को रोकने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अली बहरैनी ने लेबनान की बिगड़ती मानवीय हालत और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जाहिर की है। बहरैनी ने कहा कि लेबनान में हो रही तबाही से लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, यानी कि जीवन पर बुरी तरह से असर पड़ रहा है। लेबनान में बेरोजगारी, गरीबी और अस्थिरता की स्थिति लगातार बढ़ रही है। यहाँ तक कि 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन अपना गुजार रही है और 36% लोग अत्यधिक यानी कि ज्यादा गरीबी में है, जिनकी रोजमर्रा की आमदनी $2.15 से भी कम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में बहरैनी ने बताया कि कैसे इस्राइली हमले लेबनान की आर्थिक बुनियाद को खा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत दखल देकर आम नागरिकों और उनके रोजगार को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके साथ ही ईरान ने लेबनानी नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लेबनान के संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और इस मुश्किल समय में उसकी मदद करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष रिपोर्टर बेन सॉल ने भी कहा कि इस्राइल के लेबनान पर हो रहे हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी देश की आर्थिक या वित्तीय संस्थाओं पर हमला करना, भले ही वो किसी सैन्य संगठन से जुड़ी हो, मानवाधिकार कानून के खिलाफ है। लेबनान पर इस्राइली हमले न केवल वहां के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, बुरी तरह से आम जिंदगी पर असर डाल रहे हैं। हाल ही में एक हमले में बेरूत के पास बारजा नामक कस्बे में 20 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले जिये शहर में एक और हमला हुआ जिसमें एक नागरिक की जान चली गई थी। गौरतलब है कि इस्राइल के इन हमलों के चलते अब तक लेबनान में 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि करीब 13,500 लोग घायल हो चुके हैं। ये हमले अक्टूबर 2023 में गजा में शुरू हुए इस्राइली युद्ध के बाद लेबनान में फैल गए हैं और वहां की जनता पहले से ही आर्थिक संकट में डूबी हुई थी। अब सवाल ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा? क्या दुनिया चुप रहकर इस मानवीय त्रासदी जो हो रही है वो देखती रहेगी इसको, या फिर लेबनान के बेगुनाह नागरिकों के लिए
आवाज उठाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना जवाब लिखिएगा जरूर दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी खबर की। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आज का दिन इस्राइल के लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। तेल अवीव और इसके आसपास के इलाकों में सायरन की आवाज गूंजती रही। लेबनान की तरफ से रॉकेट्स की बौछार की गई इस्राइल पर, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। हिजबुल्लाह ने चुनावों के जवाब में गोलान क्षेत्र में ट्रंप हाइट्स पर हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों का मकसद इस्राइल को कड़ा संदेश देना है। इस्राइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 11 भारी मिसाइलें लेबनान से इस्राइल के तेल अवीव की ओर दागी गई थी। तेल अवीव में कई जगहों पर बड़े विस्फोट हुए। ये धमाके ऐसे थे कि शहर में चारों तरफ हड़कंप मच गया। तेल अवीव में इन धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां फौरन हरकत में आ गई। ये जो आप लाल निशान आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये उन जगहों को इंडिकेट कर रहे हैं जहां खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। सायरन के जरिए अलर्ट किया गया है। तेल अवीव के साथ साथ बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास भी रॉकेट गिरने की खबर सामने आई। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि किस तरह से हिजबुल्लाह की मिसाइल बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीधे आकर गिरी। इन हमलों के बीच एयरपोर्ट पर मौजूद एक एल बोइंग 777 विमान को भी मामूली नुकसान पहुंचा था। इस्राइल के लिए गनीमत ये रही दोस्तों कि हमले में किसी की जान नहीं गई। अब आप ये तस्वीर भी देखिए। इस्राइल के तेल अवीव के किरियात ओनो इलाके में इस्राइली सैनिक कैसे सायरन की आवाज सुनकर छिपते हुए नजर आ रहे हैं, छिपने की कोशिश कर रहे हैं। लेबनान से कई रॉकेट्स की बौछार होने के बाद इस्राइली सैनिक अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर में दौड़ पड़े। इस हमले के बाद अब इस्राइली सेना और एयरपोर्ट के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं और हालात की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा इंतजामों को बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये रॉकेट हमले इस्राइल के लिए अब बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अब तक कई बड़े धमाकों की खबरें आ चुकी हैं और इस्राइली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ लगातार हालात का जायजा ले रहा है। कई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट्स को बीच में ही रोकने की कोशिश की, जिससे नुकसान कम किया जा सके। दोस्तों इन हमलों का समय भी खास है। ये हिजबुल्लाह के शहीद नेता सैयद हसन नसरल्लाह की शहादत की 40वीं एनिवर्सरी के मौके पर किया गया है। इस्राइल के शहर तेल अवीव की ओर दागी गई इन मिसाइलों के बारे में इस्राइली मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। इस्राइल ने लेबनान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और खबर है कि अब बेरूत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निशाने पर आ सकता है। दोस्तों एक तरफ इस्राइल के हमले जारी हैं, वहीं इस जंग के बीच नेतन्याहू के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसको लेकर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। इस्राइली विपक्ष और अमेरिकी प्रशासन से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस्राइली विपक्षी नेताओं ने इस फैसले पर कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह कदम इस्राइल की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू निजी हित को बढ़ावा देने के लिए सेना और सरकार के बीच के रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन ने भी इस फैसले पर चिंता जताई है। दरअसल गैलेंट ने नेतन्याहू के खिलाफ सार्वजनिक रूप से यानी कि पब्लिकली अपनी राय रखी थी। गैलेंट ने नेतन्याहू के पूर्ण विजय के लक्ष्य की आलोचना की थी और तर्क ये दिया था कि इससे इस्राएली बंधकों को सुरक्षित किए बिना संघर्ष को लंबा खींचने का जोखिम है। इसके बाद नेतन्याहू ने गैलेंट को रक्षा मंत्री के पद से आखिरकार हटा दिया। इस कदम ने इस्राइल के अंदर ही नेतन्याहू को लेकर विरोध पैदा कर दिया है। बंधकों और गायब जो लोग हैं परिवारों के फोन ने इस फैसले को बंधकों के सौदे को नाकाम करने के प्रयासों का सीधा परिणाम बताया है। उनका कहना है कि यह कदम इस्राइली सरकार की खराब प्राथमिकताओं को साबित करता है। नेतन्याहू द्वारा गैलेंट की बर्खास्तगी के बाद कब्जे वाले फिलिस्तीनी शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई लोग नेतन्याहू को द्रोही कहकर उनका विरोध कर रहे हैं। विपक्षी नेता यायर लापिड ने इस फैसले को पागलपन करार दिया और कहा कि नेतन्याहू राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के अनुसार इसराइल के विपक्षी सांसदों ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि वो इसराइल की सुरक्षा की कीमत पर अपनी राजनीति चला रहे हैं। इन सांसदों ने इसराइल की जनता से अपील की है कि वो इस युद्धकालीन यानी कि युद्ध के बीच जो बर्खास्तगी हुई है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे। वहीं पूर्व इस्राएली युद्ध मंत्री ने कहा कि अगर संकट के बीच युद्ध मंत्री
को बदला जा सकता है, तो ऐसे में एक प्रधानमंत्री को भी बदला जा सकता है जो अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम रहा हो। इसके अलावा दोस्तों, इस्राएल के पूर्व युद्ध मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू इस्राएली समाज को तोड़ रहे हैं सिर्फ अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए। पूर्व युद्ध मंत्री ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटाने का मकसद सेना से भागने को वैध बनाने वाले कानून को मंजूरी देना और उन लोगों को डराना है जो सुरक्षा से जुड़े लीक मामलों की जांच में शामिल है। यह बयान नेतन्याहू की नीतियों और उनकी सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध को और मजबूत करता है। वहीं डेमोक्रेट्स पार्टी के अध्यक्ष यायर गोलान ने सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स से पढ़ाई निलंबित यानी कि सस्पेंड करने की अपील की है। उन्होंने इकोनॉमी और सिक्योरिटी के हेड्स से भी अपील की है कि वे सार्वजनिक रूप से यानी कि पब्लिकली अपनी आवाज उठाएं। बाइडेन प्रशासन भी इस फैसले को लेकर चिंतित नजर आया है। दोस्तों, एक्सियोस के मुताबिक बाइडेन प्रशासन का कहना है कि एक कदम दो युद्धों के बीच और ईरान से संभावित हमले के खतरे के बीच एक बेहद गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर अगर कहें तो नेतन्याहू के इस फैसले ने इस्राएल में उथल पुथल मचा दी है और नेतन्याहू अब घिर चुके हैं। दोस्तों, सऊदी की सरकार की तरह सऊदी मीडिया भी अब फिलिस्तीनियों के खिलाफ ही नजर आती है, लगती है। सऊदी मीडिया में फेक खबर फैलाई जा रही है कि ट्रंप की जीत के बाद यमनी अंसारुल्लाह ने डेड सी में अपने ऑपरेशन रोक दिए हैं, लेकिन यह खबर पूरी तरह से फर्जी है और इसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। यानी कि दोस्तों, रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ एक गलत प्रचार की कोशिश है जो लोगों को कंफ्यूज करने और पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए फैलाया जा रहा है। इसलिए फर्जी मीडिया रिपोर्ट से सावधान रहिए और दोस्तों, इसीलिए हम आपके लिए छाट छाट कर सच्ची खबरें लेकर आते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें सच्ची खबरों से। एक और बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। फिलिस्तीनी डॉक्टर अहमद अल नमनम, जिनकी 10 दिन पहले जियोनिस्ट गुंडों ने किडनैपिंग कर ली थी, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। देखिए ये दिल दहला देने वाली तस्वीर जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी लगाकर बांधकर बिठाया गया था। इसके बाद इन आतंकवादियों ने उन्हें गजा के उत्तरी हिस्से में चलने का आदेश दिया जहां उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि कतर के अल उदीद एयरबेस पर 6 अमेरिकी B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं। यह एक अहम कदम है क्योंकि B-52 बॉम्बर्स एक खास तरह की लंबी दूरी की हमलावर विमान होते हैं जिससे न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने की क्षमता होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए क्योंकि आप सब के कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कमेंट में अपनी राय, अपनी तारीफ, अपनी हौसला अफजाई जरूर दिया करिए। इससे हिम्मत मिलती है सच के लिए आवाज उठाने की। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।